No, give it. I think you have to connect it. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाइयों और बहनों और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी, और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए, और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन
अदानी के हवाले कर देना चाहिए। मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजना ही नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी को, अंबानी को। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए।
बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। अब आप कहोगे राहुल जी, आपने बता दिया कि लड़ाई संविधान और आरएसएस और बीजेपी के बीच में है। आपने हमें बता दिया कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आपने हमें बता दिया कि गरीबों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाया जा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? आपके दिल में यह सवाल होगा कि आगे का रास्ता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए, प्राइवेटाइजेशन होता है। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ठप्पे का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया।
रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो। उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो। इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। ये देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो, अंदर नहीं आ सकते। ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो हैं अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट टीम देखिए, मैनेजमेंट टीम में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे।
ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा जो गरीबी से निकल के बनाया अरबपति। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो। मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो मतलब बजट का पैसा आप देते हो। तो मैंने पता लगाया बजट को कौन बांटता है। भाई और बहनों, 90 अफसर हैं, मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा, कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा का पैसा कहां जाएगा, ये सारे के सारे 90 अफसर डिसाइड करते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, मैंने कहा देखता हूं भैया, जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग दे रहा है, आदिवासी दे रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग दे रहे हैं। मैं पता लगाता हूं 90 लोगों में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की कम से कम आबादी 50% है देश में। अंदाजा है क्योंकि किसी को मालूम नहीं। 50%, 90 में से 3 लोग आपके। अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया बटता है, 100 रुपया बटता है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़ा वर्ग के अफसर लेते हैं। पीछे बैठा रखा है आपको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं और कहते हैं चुप बैठो वहां पे, बकवास मत करो, नहीं तो एसीआर बिगाड़ देंगे, करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। 5% भागीदारी, 50% आबादी। 5% भागीदारी, 50% आबादी। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय नहीं है। आदिवासी 8% आबादी, एक अफसर बैठा है, पीछे कहीं कोने में बैठा हुआ है, और अगर 100 रुपए का निर्णय होता है, बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं, तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। दलित 15% आबादी, 3 अफसर और 100 रुपए में से 1 रुपए की भागीदारी। मतलब अगर आप सबको जोड़ दो, दलित जोड़ दो, आदिवासी जोड़ दो, पिछड़ा वर्ग जोड़ दो, ₹6 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। ₹6 10 पैसे की भागीदारी, 73%, 73% आपकी आबादी।
तो ना आप बजट बांटते हो, ना आपके प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ना आपके अस्पताल, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपका एक ही भविष्य है, आपका भविष्य एक दो है। एक, आप मजदूरी करो। बीजेपी की सोच है कि आप के दो भविष्य है, एक मजदूरी करो और दूसरा, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। ये इनका 21वीं सदी का विजन है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना के सीएम बैठे हैं, वहां पे